हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसका ये लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो। स्पेस ऑक्युपाई करती हो मतलब उसके पास वॉल्यूम हो, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम मैटर बोलते थे। जैसे हमने बताया था कि हमारे आसपास जितने भी चीज हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये मार्कर, खुद मैं जिस मोबाइल से ये बन रहा है वो मोबाइल, पंखा, बल्ब, ये सब के सब मैटर है। मैटर के लिए दो कंडीशन चाहिए, मास और वॉल्यूम, ये दोनों रहना चाहिए। और फिर हमने बताया था कि ऐसी चीज़ें जो मैटर ना हो, जिसको हम नॉन मैटर बोलते हैं, जैसे हो गया लव, हेट, इमोशन, ये सब मैटर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के पास कोई मास नहीं होता है, ना इन सब के पास कोई वॉल्यूम होता है, इसलिए हम इनको मैटर नहीं बोलते हैं। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि कोई भी मैटर हो, चाहे जो मैटर हो, वो पार्टिकल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? वो पार्टिकल से मिलके बनता है। उन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हमको 3rd चैप्टर में पढ़ना है। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है, उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन्हीं के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैटर किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। जैसे वाटर मैटर है ना, तो वाटर के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सिल्वर के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो उन्हीं पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हमको डिटेल में 3rd चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए, मान लीजिए कोई मैटर है, कोई भी मैटर है, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब उन पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, एक पार्टिकल यहाँ तो दूसरा पार्टिकल कुछ ऐसा, उनके बीच खाली जगह रहती है, स्पेस होता है, ठीक है ना। अब इसका क्या प्रूफ है? आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए जिससे ये साबित हो जाए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई बीकर है, ठीक है ना। इस बीकर में हमने वाटर फिल कर लिया। अब जहाँ तक वाटर का लेवल हो वहाँ पे हमने मार्क कर दिया कुछ ऐसा। मान लीजिए आपने इस मार्कर से मार्क कर दिया जहाँ तक लेवल हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस बीकर में मैं इस मार्कर को अंदर डालूं तो क्या वाटर का जो लेवल है वो ऊपर आएगा? तो बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर है इसको स्पेस चाहिए, ये भी मैटर है। तो जब ये पानी के अंदर जाएगा तो इसको स्पेस चाहिए। अब स्पेस चाहिए तो थोड़ा पानी को ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच स्पेस होता है, उनके बीच खाली जगह होती है, ठीक है ना। सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है। तो ठीक है, हम वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है, हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, ठीक, हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, फिर से उसमें वाटर फिल कर देते हैं। वाटर फिल कर दिया, जहाँ तक वाटर का लेवल है उस पर हमने मार्क कर दिया। अब मान लीजिए हमने 100 ml का वाटर लिया था, मान लीजिए 100 ml वाटर लिया था। अब अगर मैं इसमें शुगर ऐड करूं, क्या ऐड करूं? शुगर। आप चाहें तो साल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें शुगर ऐड करूं, चीनी खाने वाला, तो क्या जो चीनी के क्रिस्टल हैं छोटे छोटे, उनको भी तो जगह चाहिए, उनको भी तो खाली, मतलब वो भी तो मैटर हैं, उनको भी स्पेस चाहिए। इसका मतलब जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो उनको भी स्पेस चाहिए, तो वाटर का लेवल ऊपर आना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे घर पर तो आप पाएंगे कि जो वाटर का लेवल है वो ऊपर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन है भाई क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि जो वाटर, जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो भी तो, उनको भी तो स्पेस चाहिए। तो अगर उनको स्पेस चाहिए तो वो वाटर के अंदर जब जाएंगे तो वाटर को तो ऊपर आना चाहिए। जैसे हमने मार्कर को जब वाटर के अंदर डाला था तो वाटर का लेवल ऊपर आया था, क्यों? क्योंकि मार्कर को स्पेस चाहिए। अब स्पेस प्रोवाइड करने के लिए वाटर को ऊपर आना पड़ा। लेकिन जब हम शुगर को डालेंगे तो शुगर को भी तो स्पेस चाहिए, शुगर के हर एक दाने को स्पेस चाहिए ना। अब जब स्पेस चाहिए तो वाटर को ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये है क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते उतना। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने ड्रा कर लिया। अब इन पार्टिकल्स के बीच, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तब जब आपने शुगर को इसके अंदर डाला तो जो शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट हो जाएंगे। अब वो पार्टिकल जाके इन्हीं वाटर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जितना भी स्पेस रहेगा वहाँ पे जाके शुगर के पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। अब जब उनको स्पेस मिल गया तो वाटर का लेवल ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनको स्पेस मिल गया, वहाँ पे जाके वो सेटल हो सकते हैं। अगर स्पेस ना होता तब वाटर को ऊपर जाना पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ कर रहा है कि जो मैटर है, जो वाटर है, उसके बीच स्पेस है, उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस है। तभी तो हमने शुगर जब उसके अंदर पुट किया तो वाटर का लेवल ऊपर नहीं आया। अगर स्पेस नहीं होता तो शुगर कहीं सेटल हो ही नहीं पाता, तो वाटर को ऊपर आना पड़ता। लेकिन यहाँ पर स्पेस है तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपने 50 ग्राम तक शुगर ऐड करते चले जा रहे हैं, 50-60 ऐड किया, अभी तक सारा जो शुगर है वो उसमें घुल जा रहा है और ये वाटर का लेवल ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन जब पूरा स्पेस, जब यहाँ पर जितना भी स्पेस वाटर के पार्टिकल्स के बीच है सब पे जाके जब शुगर सेटल हो जाएंगे तो अगर उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे तब उनको स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना स्पेस था हमने शुगर ऐड करते जा रहे हैं तो वहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स जाके वहाँ पे सेटल हो जा रहे हैं। लेकिन जब जगह खत्म हो जाएगी, जब स्पेस पार्टिकल्स के बीच खत्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे शुगर आ जा रहे हैं, तो क्या होगा? तब हम फिर से शुगर डालेंगे तो शुगर को फिर से जगह मिलेगी ही नहीं सेटल होने के लिए, क्योंकि सब शुगर पहले से ही वहाँ पे सेटल हो गया है। तो अब वाटर के लेवल को ऊपर आना पड़ेगा। तो अब जो शुगर हैं वो जाके नीचे यहाँ पे स्टोर होना, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इसलिए जमा होंगे क्योंकि इनको जगह ही नहीं मिली। जितनी जगह थी वहाँ पे पहले के शुगर जो है, शुगर के पार्टिकल वो सेटल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि जो वाटर का लेवल है वो ऊपर नहीं गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है, उनके बीच खाली जगह होती है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल के बीच। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। देखिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये मैटर के दो पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में सबसे तेज मूव करते हैं। तो वो सब के बारे में तो हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या जानेंगे? अभी के लिए हम जानेंगे कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसको किस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम हर बार वाटर का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वाटर के एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम किसी सॉलिड का एग्जांपल लेंगे ना तो उसमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है, तो हम वहाँ पे ये नहीं बता सकते कि जो पार्टिकल्स हैं उनके, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सॉलिड में बहुत स्लो मूव करते हैं। तो लिक्विड में मॉडरेट होता है सब कुछ, तो वहाँ पे प्रूफ करना आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाटर ले लिया। अब यहाँ पर आपने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा शायद, पोटेशियम परमैंगनेट।
इसका जो फार्मूला होता है वो होता है KMnO4, ठीक है ना। ये पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पूरा वाटर कलरफुल हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस बार हमने इसी KMnO4 का एक क्रिस्टल लिया और उसको वाटर के इस जगह कुछ ऐसे रख दिया। अब ये धीरे 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 नीचे पहुंच जाएगा। अब देखिए, अगर वाटर के पार्टिकल्स मूव ना कर रहे होते हैं, मान लीजिए एक टाइम के लिए हम मान ले रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करते, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, तो एक बार हम मान ले रहे हैं कि वो मूव नहीं करते। चलिए मान लीजिए, अब अगर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो मूव नहीं कर रहे होते तो क्या ये पोटेशियम परमैंगनेट के हर एक पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते? नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तभी तो वो पोटेशियम परमैंगनेट का हर एक पार्टिकल्स रैंडमली हर एक बीकर के हर एक जगह पहुंच जा रहा है, हर एक पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। अगर वाटर के पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे होते ना, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं ये यहीं पर रह जाते हैं, ये कभी यहाँ इधर नहीं पहुँच पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो पूरा वाटर कलरफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आप इसको एक और एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए रूम है, रूम के किसी साइड पे अगरबत्ती जल रही हो, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद हमको अगरबत्ती की स्मेल आने लगती है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ? रूम, भाई मान लीजिए यहाँ पे कोई रूम था, मान लेते हैं यहाँ पे रूम था, रूम के वन साइड में आपने अगरबत्ती जलाई। अब अगरबत्ती की जो स्मेल है वो दूसरे साइड कैसे आ गई? कोई रीजन होगा, क्योंकि जो अगरबत्ती की जो उसमें स्मेल आती है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिल जाते हैं। अब एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। अब मूव करते 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 वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी प्रूफ करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अगर मूव ना कर रहे होते तो ना तो हमको अगरबत्ती की स्मेल आती यहाँ तक, और ना ही ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इधर से पूरे बीकर में पहुँच पाता। ये एक पॉइंट से पूरे बीकर में पहुंच गया। इसका रीजन है क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, लगातार मूव कर रहे हैं। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मैटर हो, सॉरी पार्टिकल ना हो, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर एक बार आयरन को ही कंसीडर कर लेते हैं। इस बार मान लीजिए यहाँ पे आयरन है। आयरन किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब जो ये पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड में उससे कम करते हैं, गैस में सबसे कम करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा किस टाइप का मैटर है। लेकिन ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है। अभी देखिए इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए आप आयरन पे हथौड़े से मार रहे हैं और एक बार आप आइस पे, बर्फ पे हथौड़े से मार रहे हैं, ठीक है ना। आपने एक बार आइस पे हथौड़े से मारा, एक बार आयरन पे हथौड़े से मारे, तो आइस टूट जाएगा लेकिन आयरन नहीं टूटेगा, कितना भी आप उस पर हथौड़ा मारते जाइए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आइस में भी पार्टिकल्स हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस बार उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। मैंने बताया ना कि ये मैटर पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का मैटर है तो उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है। जैसे आयरन में बहुत ज़्यादा होता है तो आइस में हल्का सा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने आइस पे जब हथौड़े से मारा तो आइस के बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इस बार कम है, तो जब हम हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जब हम आयरन पे हथौड़े से मारते हैं तो आयरन के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कितना भी इस पर हथौड़ा मारते रहें ये टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। मेल्ट किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। अब मान लीजिए हमने चौक पे मारा, चौक के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी कम है, इसलिए चौक भी टूट गया। अब देखिए जो हमारे आसपास क्या है, एयर है। एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम अपना हाथ आराम से एयर में मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम पानी में जाएं, वाटर में जाएं, तो वाटर में एयर के कंपैरिजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर में जब हम अपना हाथ ऐसे करते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन एयर में आराम से हो जाता है। अब मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं,
यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हमारा हाथ क्रॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाइट बोर्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जब इस पर मारते हैं तो हमारा हाथ व्हाइट बोर्ड को क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए। लेकिन एयर में आराम से क्रॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लिक्विड में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड में एकदम दिक्कत होती है, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चौथी कैरेक्टरिस्टिक लिखने जा रहे हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी मैटर हो, उसके पार्टिकल्स, उनकी साइज बहुत छोटी होती है। मान लीजिए इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि वन वाटर ड्रॉप, एक पानी की बूंद की साइज लगभग इतनी बड़ी होती है। उसमें 10⁻21 वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। 10⁻21 अप्रॉक्स में बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्टली नहीं होते। तो वन वाटर ड्रॉप में अप्रॉक्स में 10⁻21 वाटर पार्टिकल्स होते हैं। तो सोचो एक वाटर का ड्रॉप इतना बड़ा है, उसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो एक पार्टिकल की साइज कितनी बड़ी होगी? बहुत छोटी होगी। इतने ज़्यादा पार्टिकल्स एक वाटर ड्रॉप में हैं, तो सोचो एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल की साइज कितनी छोटी होगी? बहुत छोटी होगी। हम उसको देख भी नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी क्या बताई कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। अब इसको किस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं? इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं। इसको आप नोट करना हो नोट कर लीजिए। तो हमको प्रूफ करना है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। उनकी जो साइज है बहुत छोटी होती है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं? इसको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए हमने एक ड्रम पानी ले लिया, मान लीजिए 1000 लीटर 2000 लीटर हमने इतना पानी ले लिया, मान लीजिए 1000 ले लिया। अब उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, जो मैंने कंपाउंड बताया ना, KMnO4, इसके 5 6 7 8 मान लीजिए 10 क्रिस्टल, ठीक है ना। अब 10 क्रिस्टल इसमें डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 क्रिस्टल डाल दिए। तो 10 क्रिस्टल जो हमने डाला है उसकी साइज हम ऐसे मान लेते हैं, इतनी बड़ी पोटेशियम पर मैग्नेट थी, इसको हमने इतने बड़े वाटर में डाल दिया, ठीक है ना। अब इसको जब हम इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो कुछ देर बाद जो पूरा पानी है वो कलरफुल हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना ज़्यादा पानी, इतने ज़्यादा पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट की इतनी बड़ी साइज वाले एक पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया। अब पूरा पानी कलरफुल हो गया, इसका मतलब पूरे पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल घूम रहे हैं। अगर पोटेशियम परमैंगनेट के पूरे पार्टिकल नहीं घूम रहे होते तो पूरा पानी पर्पल कलर का होता ही नहीं। अब सोचने वाली बात है कि अगर इतना छोटा पोटेशियम परमैंगनेट को हमने जब पानी में डिसॉल्व किया तो पूरा पानी पर्पल कलर का हो गया। इसका मतलब इतने छोटे पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स थे, तभी तो पूरा पानी जो है कलरफुल हो गया। अगर 1-2 पार्टिकल्स होते हैं, 10-20 पार्टिकल्स होते हैं तो बस इतना ही रीजन कलरफुल हो पाता, क्योंकि उतने पार्टिकल्स कितने को कलरफुल कर सकते हैं, बहुत कम एरिया को कलरफुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स थे, इसीलिए पूरे वाटर को उन्होंने कलरफुल कर दिया, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है कि इतने पोटेशियम परमैंगनेट में इतना ज़्यादा पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल की साइज कितनी छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है चौथी कैरेक्टरिस्टिक कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि मैटर के स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो ये हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।